ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब हो गया अपना ओम्स लॉ का प्रूफ, ठीक है। तो ओम्स लॉ का प्रूफ जो है ना वो मैं तुमको बता देता हूँ। ओम्स लॉ के प्रूफ को सीखने के लिए ना हम लोग को पहले कुछ कुछ बातें समझनी पड़ेगी, कुछ कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे एक है थर्मल वेलोसिटी, दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोल सकते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो भी समझा दूंगा मैं। और भी जिसको जो डाउट है ना वो पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद एक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तीन बेसिक बेसिक टर्म सबको आने चाहिए। सबसे पहला टर्म है थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हीट एनर्जी। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, कुछ वीडियोस थी जो ना मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं की थी, तो कुछ बच्चों को डाउट आ रहे थे तो मैंने वो टॉपिक ले लिया बस। एक थर्मल, ये वाला टॉपिक, और एक पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए वो भी मैं फिर से करवा दूंगा ड्यू टू हीट एनर्जी। अच्छा, ये हो जाता थर्मल वेलोसिटी। इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है ना, ये 0, ठीक है। और इंडिविजुअल वैल्यू क्या होती है इसकी? दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 मीटर पर सेकेंड। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो ना वो सब के सब रैंडमली मूव करते रहते हैं, ऐसे भागते हैं, ठीक है, ऐसे करके मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं ना, ठीक है, रैंडमली, ठीक है, इनकी इनकी जो एवरेज वेलोसिटी, इनकी जो वेलोसिटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0। अगर हम बोले एवरेज वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से अगर मूव करे ना रैंडमली, वापस यहीं पे आ जाएंगे, जहां से शुरू किया ना वहीं पे आकर के इनका मोशन खत्म हो जाता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गया? 0 हो गया। बहुत फास्ट मूव करते हैं। बहुत फास्ट मूव करने के पीछे कारण होता है ना, हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है 3/2 kT हो जाता है। दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। अब सीधी सी बात है, v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा 3 kT/m। अब अगर मास बहुत कम है तो वेलोसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी ना, ठीक है, अंडर रूट कहाँ पे आ गया यहाँ पे? क्योंकि ये v है ना, हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ। ये समझाना ही चाह रहा हूँ कि उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। मास कम होने की वजह से उनकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। लेकिन याद रखना, इसकी एक की इतनी वेलोसिटी है, एवरेज वैल्यू क्या होती है इसकी? 0 होती है, ठीक है। मतलब अगर हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर देखी ना, अगर, ठीक है, वेलोसिटी अगर, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, ये फिगर से बेटर क्या हम बोल सकते हैं, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो कि अगर कहीं पे 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, 1 लाख में अगर 20,000 ऊपर जा रहे हैं तो 20,000 नीचे जा रहे होंगे। 10,000 अगर इधर जा रहे हो, 10,000 इधर भी जा रहे होंगे, ठीक है। तो वो सब क्या होते हैं, जितने ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे जा रहे हैं, जितने लेफ्ट में जा रहे हैं उतने राइट में जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट होता है थर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो होता क्या है कि ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। जैसे मान लो कोई एटम है, यहाँ पे दूसरा एटम है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे टकराएगा, टकराएगा, फिर वो ऐसे चला जाएगा। जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे करके, बीच में कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है।
अगर बीच में कोई भी तरह का कोलिजन नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है रिलैक्स होकर के जाता है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होकर के जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ जाने में, उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, सबका हमने क्या किया, टाइम ऐड कर दिया, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम, सबका हमने एवरेज निकाल दिया। उस एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसका सिंबल हो जाता है टाउ, ठीक है। ऐसा क्लियर हो गया। तो इट इज अ बोल सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम, ओके। एंड इट्स एवरेज is called average relaxation time, या मीन रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज और यहाँ पे क्या समझना होगा तुमको कि अगर हम यहाँ बात करें ना अगर थर्मल वेलोसिटी की, तो थर्मल वेलोसिटी के लिए अगर हम बात करें तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, यू वेक्टर इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 un बाय n। ये क्या हो जाती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, याद रखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें ना, तो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, इधर से इधर जाना है। अब वो इधर से इधर जाने के चक्कर में क्या होगा, वो इधर खिसक जाएगा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आ जाएगा ना, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे सप्लाई हो रही है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाकर के ऐसे खिसक जाता है, ठीक है। यहाँ जाने की वजह वो थोड़ा सा इधर खिसक जाता है। ये जो इधर खिसकता है ना, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खिसका, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसकी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई नदी है, ठीक है, अभी कोई बोट है, ठीक है, कोई बोट को अगर मान लो अगर कोई बोट अगर ऐसी है, ठीक है, तो उसको अगर इधर जाना है, तो पानी का बहाव अगर मान लो ऐसा है, तो बोट इधर खिसक जाएगी ना, ये ड्रिफ्ट हो गया बोट। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खिसक जाता है, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अंडर influence of electric field is called drift velocity, ठीक है। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद याद रखना, इट्स इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और इट्स एवरेज वैल्यू इज नॉट जीरो। समझना ध्यान से, थर्मल वेलोसिटी में एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसमें जीरो नहीं होती एवरेज वैल्यू, उसमें इंडिविजुअल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, 10,000। फटाफट फटाफट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। उनकी जो स्पीड होती है ना मूव करने की, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन हाँ, मूव करते होंगे, लेकिन क्या होता है, उनकी जो एवरेज वैल्यू होती है ना, ठीक है, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है।
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू 0 नहीं होती है और सर इंडिविजुअल u1 plus u2 सर u1 plus u2 plus u3 upon n होगा ना? हाँ ठीक है। तो इसकी क्या होती है एवरेज वैल्यू 0 जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया था। अब आता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, सुना ये पहले तो हमको 3 टर्म आने चाहिए। अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन 4 मार्क का डिराइव ओम्स लॉ, ठीक है, देखो ओम्स लॉ जो तुमने क्लास 10th में पढ़ के रखा है ना, वही लॉ तो वही है, लेकिन उसको निकालने का तरीका थोड़ा बदल गया है ताकि हम लोग उसको और माइन्यूटली स्टडी कर सके और बारीकी से उसको पढ़ सके। जैसे देखो, अगर हम बात करें पहला, तो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी when electric field E vector is applied। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 इक्वल्स टू U1 प्लस A टाउ 1, ठीक है, जहाँ पे V1 क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी, U1 क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जो कि थर्मल वेलोसिटी होगी, A क्या हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ 1 क्या हो गया ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं V2 इक्वल्स टू A टाउ 2, ठीक है, जहाँ पे मैं हर एक के सिंबल के मतलब लिख सकता हूँ। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 वेक्टर इज फाइनल वेलोसिटी अंडर E वेक्टर, U1 is initial thermal velocity, initial velocity which is thermal velocity, ठीक है, A is acceleration अंडर E वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकाल ली। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स या मास हो जाएगा ना। फोर्स क्या लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, E इंटू ई लगेगा बाय m, ठीक है, ये हमारा हो गया। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, दैट वाज v1 प्लस v2 vn, vd इक्वल्स टू v1, ये जब सर मैंने upon n होगा ना? क्या बोले बाय आना, हाँ, upon n होगा ना? जब मैंने सबको l से डिवाइड करूंगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा u1 बाय n प्लस a वेक्टर कॉमन ले लो बाय n, तो vd क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो तो इसकी वैल्यू तो मैंने शुरू में बता दी, इसकी वैल्यू 0 होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है, तो क्या बचा a बचा, a क्या हमने निकाला अभी माइनस e बाय m इंटू, minus e by m ठीक है, into क्लियर। यहाँ पे मैंने खाली क्या सर किया, हाँ, सर यहाँ पे टॉर्क आया। और कहाँ है तो ये रिलैक्सेशन टाइम है ये, हाँ हाँ जो भी है, तो इसमें वो T1 प्लस TN तक है ना, तो इसमें खाली ये क्यों लिखा? क्योंकि एवरेज टाइम हो गया ना, सबका अलग अलग टाइम होता है। हाँ एक के लिए लगा 1 मिली सेकेंड, दूसरे के लिए लगा 1.5 मिली सेकेंड, तीसरे के लिए लगा 0.8 मिली सेकेंड, सबके लिए अलग अलग टाइम लगेगा ना, तो हमने सबका हाँ एवरेज दे दिया बिकॉज सब अलग, वहां पे अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है, सबका रिलैक्सेशन टाइम पढ़ पाना समझ पाना कितना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसके एवरेज पे फोकस करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने वेक्टर साइन लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वीडी क्या हो जाएगा, माइनस ई टाउ अपॉन एम ई वेक्टर, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसको नोट कर जाना। सर छोटा ही क्या रिप्रेजेंट करता है? छोटा ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ओके। फॉर्मूला फोर्स का Q इंटू ई होता है। Q होता है चार्ज, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे Q के बदले हमने स्मॉल ही लिखे बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ही से लिखा जाता है। ओके। E is charge of electron। ठीक है, उसके बाद देखो आगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, ये जो टाउ है ना, ये टाइम है। देखो जब भी किसी चीज के साथ टाइम आता है ना, तो वो हमको लगता है वो चीज बढ़ रही है। कहीं लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 2t, तो हम बोलेंगे टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जाएगा लगातार। कभी भी टाइम अगर आता है मतलब वो चीज बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे टाइम आ रहा है, लेकिन ये याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती नहीं है। क्यों? बिकॉज ये जो टाउ है ना, ये वो बढ़ता हुआ टाइम नहीं है, ये फिक्स टाइम। जैसे मान लो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, अब वो टाइम जो होता है 2 सेकेंड वो थोड़ी बदलता है। यहाँ पे भले टाइम आ रहा हो, लेकिन ये इंक्रीजिंग टाइम नहीं है, ये एवरेज टाइम है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है किसी कंडक्टर के लिए फॉर अ गिवन टेम्परेचर। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अधिकतर बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन लगता है, एग्जाम में आता है सवाल कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है क्या वो टाइम के साथ बढ़ती है, ठीक है, फॉर ए गिवन कंडक्टर प्रोवाइडेड कंडीशंस आर सेम। याद रखना इस चीज को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ब्रैकेट पे vd इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी which does not increase with time। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी तो ना दो मतलब देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। हियर टाउ इज अ is relaxation time which is constant, which is constant। और टाउ तो कांस्टेंट है ही, चार्ज हमेशा सेम ही रहता है, मास कभी नहीं बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर से सेम अप्लाई किया है, ठीक है, इसलिए ये ऐसा होता है, ठीक है। सर बोलो। सर तो वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होगा ना? हाँ, वो शायद एक क्वेश्चन एक्चुअली वो गलत था, वो मैंने बोला भी था कि उसके क्या सबको बोनस 2 मार्क मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद देखो याद रखना, उसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाएगा ना कि ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है ना, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, ठीक है, तो ये मैं रेस कर रहा हूँ, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, देन टाउ डिक्रीजेस, ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वो कम हो जाएगा। देयरफॉर अब अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, देयरफॉर थर्मल वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। देखो टाइम कम लगा यहाँ से आ जाने में, तो थर्मल वेलोसिटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 10,000 थी वो 12,000 हो जाती। लेकिन हाँ, तुम जरा अपने अभी जो तुमने लिखा है, ठीक है, वहां पर देखना कि उसमें जो था ना, उस पर रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ना, वो नीचे एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी
डिक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि अगर तुम देखो ना वहां पे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाजू में आ रहा था ना, क्या कहते हैं ये, जरा अपने उस पे देखो, टाउ के बाजू में आ रहा है ई, ठीक है। तो टाउ घटा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटी, लेकिन थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए इन चीजों को लेकर कोई दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं पता इसलिए अलग से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे बार बार 3-4 बच्चों का मैसेज आता है, सही टॉपिक नहीं हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, लेकिन एक बार ध्यान से समझ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से नोट रखना, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है और वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब बात करते हैं, हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज था वो हो गया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे पॉइंट की, जिसका नाम होगा करंट, ठीक है। याद रखना, ओम्स लॉ पढ़ने की हम लोग को ना उसके पहले 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीखना था। एक तो हमने अभी जस्ट सीख लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, अब दूसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा I = NEAVD का, ठीक है। ये हमको सीखना है। अब यहाँ पे समझना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। रैंडमली अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हम उसकी स्टडी कैसे करें। जब कोई चीज एकदम अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है एक तो, ठीक है, और सब कोई ऊपर भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, इतने अरबों सरबों इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को स्टडी कर पाना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो क्या किया गया, इसके लिए स्टडी को थोड़ा सिंपल किया गया। और सिंपल कैसे किया गया, उसके लिए बोला गया, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा करके। ये कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर की जो लेंथ वो बोली गई L है, और इस कंडक्टर का जो एरिया है ना वो हमें बोला गया A है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ऐसे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एकदम रेगुलर फैशन में अरेंज्ड है, ठीक है, ऐसे अरेंज, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एंटर किए, यहाँ से निकले, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बोला गया कि कुछ हमको पैरामीटर्स जो हमको ध्यान में रखने होंगे। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम बी n, ठीक है। ए बी एरिया क्रॉस सेक्शन, एंड L be the length, ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करते रैंडमली, ठीक है, ऊपर नीचे, लेकिन अगर हम इसको मान लेना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सैनिक जैसे, शोल्डर जैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं एकदम लाइन में मूव कर रहे हैं, जैसे परेड होती है वैसे परेड कर रही है, ठीक है, और यहाँ से निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तुम सोचो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना एकदम सिस्टमैटिकली मूव कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से बराबर पास किए, फिर ऐसे ऐसे पास करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। बाहर हमने यहाँ बैटरी लगा करके रखी हुई है, ठीक है, और वो बैटरी के थ्रू ऐसे करके निकल जाएंगे। सिर्फ सिंप्लिसिटी के मैंने कंडक्टर दिखाया, लेकिन यहाँ बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ऐसे करके इधर से। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे कितनी करंट कितनी बनेगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ से जो चार्ज फ्लो किया है इस क्रॉस सेक्शन से, जो चार्ज फ्लो किया, चार्ज दैट फ्लोस थ्रू क्रॉस सेक्शन A इक्वल्स टू इन टाइम T इक्वल्स टू हो जाएगा M इंटू A इंटू VD इंटू डेल्टा T, VD इंटू डेल्टा T। अब इसको मैं डेल्टा T कर देता हूँ, ठीक है। इतना चार्ज फ्लो किया इस क्रॉस सेक्शन से। ये चार्ज हमने कैसे काउंट किया, सिंपल सी बात है। मान लो तुम्हारे पास एक रूम है, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल टाइप का है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, ठीक है,
और यहाँ से तुमसे पूछा गया कि बताओ यहाँ से कितने लोग पास किए, ठीक है, 50 सेकेंड में, ठीक है। एक लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से निकल के ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। हमने टाइमर चालू किया, ठीक है, और हमने 0 1 2 3 4 5 हमने, ठीक है, लोग यहाँ से पास किए, हमने गेट को बंद कर दिया। हमने क्या किया, 50 सेकंड में कितने लोग पास किए, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लोगों को काउंट नहीं किया, लेकिन हमने देखा कि जब टाइमर चालू हुआ और जब टाइमर बंद हुआ तो यहाँ पे इस रूम में कितने लोग इकट्ठा हो चुके हैं, ठीक है। कोई पहले यहाँ पे एक भी लोग नहीं थे, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि भाई यहाँ तक कि लोग जाते इकट्ठे हो जाते 1 से लेकर 50 सेकंड, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ पीपल को काउंट कर लिया, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ पर्सन यू हैव क्रॉस्ड दिस डोर। यहाँ भी कुछ ऐसी कहानी है, ये दरवाजा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, हमने देख लिया कि डेल्टा टी टाइम में यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस करके यहाँ पे जाकर के वो इकट्ठे हो, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को टोटल काउंट कर लेना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने का तरीका तो बड़ा सिंपल है, कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए n, दैट इज इन अ यूनिट वॉल्यूम, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस l हो गया, l क्या हो गया, vd इनटू डेल्टा t हो गया, ठीक है। दिस इज द चार्ज व्हिच फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन a, n इनटू a इनटू vd इनटू डेल्टा t, vd इनटू डेल्टा t का लेंथ हो गया, और ये a क्या हो गया, एरिया हो गया, लेंथ इनटू एरिया के वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल n के साथ, ठीक है। तो वो हमें क्या, स्मॉल n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, तो हमको वॉल्यूम इनटू n क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज देगा। तो इतने चार्ज यहाँ पे क्रॉस किए, देयरफॉर करंट इक्वल्स टू चार्ज दैट क्रॉस्ड बाय डेल्टा टी, NAVD डेल्टा टी। चार्ज दैट क्रॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज नहीं लिखो, यहाँ पे लिख दो, अच्छा यहाँ पे चार्ज लिखा ना मैंने, तो ई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, माइनस ई से, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और मैंने यहाँ पे चार्ज लिखा है। तो चार्ज कैसे होता है, चार्ज निकालते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे माइनस ई से मल्टीप्लाई कर दिया, और डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस NEAVD हो गया, दिस इज द करंट, ठीक है। आई के लिए एक्सप्रेशन हो गई है NEAVD। ठीक है, तो ये हमको ये सर एक बार ये बता दो ना, डिनोमिनेटर में डेल्टा टी कैसा गया वापस। करंट का फॉर्मूला का चार्ज बाय टाइम होता है ना, कितना चार्ज हाँ तो, सर। ठीक है, तो ये तो चार्ज हो गया पूरा। और करंट कैसे निकालते हैं, चार्ज बाय टाइम निकालते हैं ना, चार्ज जो पास करता है बाय टाइम, टाइम को डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी कट गया ना, ठीक है। हाँ ये सर। ये जो डेरिवेशन में करवा रहा हूँ ना, ये तुम लोग अभी टेस्ट देने, भले तुम कल 2 टेस्ट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट देना। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड, कि हमने अभी क्या क्या सीखा, हमने एक तो हमने सीखा था वीडी क्या था, ई टाउ ठीक है, और हमने सीखा था I इक्वल्स टू NEAVD, ये हमने अभी अभी सीखा। अब हमसे क्या पूछा जाएगा कि डिराइव ओम्स लॉ। अगर तो ओम्स लॉ अगर आता है तुम्हारे एग्जाम में 2 या 3 मार्क का अगर आ जाए, ठीक है, तब तो हमको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम लोग खाली यहीं से डायरेक्टली स्टार्ट कर लेंगे फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। लेकिन अगर ये आता है 4 मार्क का ना, तो हमको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है, वीडी के लिए भी राय के लिए। 2 या 3 मार्क में खाली इतना कर दोगे चलेगा। अब ओम्स लॉ हमको क्या, हमको डेरिवेशन आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू N माइनस NEAVD, VD को मैं लिख सकता हूँ माइनस E टाउ बाय ME, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा I इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ बाय M, ठीक है, इनटू एरिया, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं V/L, मैंने पढ़ के रखा था ना, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट के बीच में हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, ये लेंथ हमारा 10 मीटर है,
बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ कर दो, I इक्वल्स टू n e स्क्वायर टाउ बाय m। अच्छा यहाँ से मैंने क्या किया, इसको a बाय l इंटू v लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ से हटाया, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ v अपॉन आई इक्वल्स टू m l बाय n स्क्वायर टाउ, ठीक है। v बाई क्या हो जाएगा, m बाई n स्क्वायर टाउ, ठीक है। अब ये देखो तो ये v बाई क्या हो गया, ये तो रेजिस्टेंस होता है ना, दिस इज कैलकुलेशन फॉर द रेजिस्टेंस, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया एल बाय हो गया, ठीक है। तो देखो ये तो तुमने सीख के रखा था ना आर इक्वल टू वी बाय, तुमने खाली रो एल बाय सीखा था। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि वो रो किस चीज से बना होता है, तो रो किस पे डिपेंड करता है, तो रो डिपेंड करता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे। ये m जो है और ये e जो है ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो तो फिक्स है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फिक्स है, लेकिन जो n होता है वो हम बदल सकते हैं। अगर हमारा अच्छा कंडक्टर है तो उसके लिए n कम होता है, n कम होगा तो उसके लिए n ज्यादा होता है, अच्छे कंडक्टर्स के लिए n ज्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है उसके लिए सॉरी, अगर n उसके लिए ज्यादा होगा अच्छे कंडक्टर्स के लिए तो उसके लिए रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। और टाउ क्या होता है, वो रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है। अगर टाउ किसी के लिए टेम्परेचर ज्यादा अगर होगा, ठीक है, तो टाउ कम हो जाता है, ठीक है। टाउ कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ये फटाफट इसको नोट कर जाना है, ठीक है। और मैं 2 पॉइंट लिखा देता हूँ, वो ध्यान में रखना है कि रेजिस्टिविटी जो रो आ रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, लिखना कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, पहला नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, बेटर कंडक्टर, लेस मोर इज n, ठीक है, लेस इज रो, ठीक है। ना सिंबल्स के अपने मतलब है, यूजुअल मीनिंग है, ठीक है। और टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मोर इज टाउ, ठीक है, टाउ मोर द टेम्परेचर मोर इज टाउ, ठीक है, तो लेस इज टाउ, वो टाइम घट जाता है ना, लेस इज टाउ मोर इज, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस पूछा जाएगा तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस पे तुम ये दोनों पॉइंट ऐड कर दोगे, और सीधी सी बात है रेजिस्टेंस तो रो पे डिपेंड करता है और रो इस पे करती है, तो दोनों पॉइंट लिख दोगे, और वहां पे एक्स्ट्रा लिख देना लेंथ और एरिया, ठीक है। मोर द लेंथ, मोर द रेजिस्टेंस, मोर द एरिया, लेस द रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना ध्यान से कॉपी पे लिख देना। अभी ये खत्म हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर जाना। अभी मैं करवाऊंगा, एक काम करो, मैं भी क्लास एड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब मैं पोटेंशियोमीटर कराऊंगा, ठीक है, फटाफट। और किसी का कोई डाउट वाउट अगर है तो करेंट में तो बोल दो मेरे को, तो वो भी करवा दूंगा, ठीक है। मैं क्लास एंड करो, फिर से ज्वाइन कर लेंगे।